Hello guys, welcome back to our YouTube channel. So today we are going to talk about the history of class 6. Okay, so let's see the what is topic in the chapter 1. So first one is the what, where, how and when. Okay, so we have to see everything one by one. What happened to somewhere. Okay, where means कहाँ है ना, what means क्या, where means कहाँ, how कैसे, कब, ये सारी सवाल जो है ना हमारे माइंड में आती रहती है। ओके, तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर में यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि पास्ट में कौन सी चीज़ हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, कब हुई, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें क्लियर करने वाले हैं। ओके, तो गाइस ये एनसीईआरटी ह्यूमैनिटीज़ पेपर के लिए सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है इंडिया के अंदर में। तो हमें ये अगर डीपली नॉलेज हो इसकी, एसएसटी अगर हम लोग सारी बुक हम लोग इसकी एनसीईआरटी की फॉलो करके पढ़ लेंगे तो आई गारंटी दैट एसएसटी में आप कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी और आपके जितने बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हैं, सिविल सर्विसेज, वो सारी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हैं। और सारी सिविल सर्विसेज जो भी हो, ठीक है ना, यूपीएससी हो, कोई पीएससी हो, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, कंपटीशन हो, एकेडमिक सेशन के लिए हो, आप अपने स्कूल के लिए पढ़ रहे हो या कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक की एसएसटी आपने सारी कवर कर रखी है, तो मैं गारंटी देता हूँ एसएसटी में आप कभी पीछे नहीं रहेंगे, ये मेरा वादा आपसे। ओके, और ये इनिशिएटिव हम लोगों ने अपने चैनल पे किया है और इस उम्मीद पे किया है कि आप लोग भी हमें सपोर्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको बेनिफिट मिलता रहेगा और हमें अपने मेहनत का कुछ रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। तो चलें, बिफोर गेटिंग लेट वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। सो फर्स्ट चैप्टर इज़ व्हाट, आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट इट दैट व्हाट। हम लोग बात करने वाले इसमें ये 4 सवालें जो हमारे माइंड में आती है एसएसटी में कि क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सारी चीज़ें ना हम लोग इसी चैप्टर में क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी की एक सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चों के माइंड में जो है ना क्वेश्चन करने की एबिलिटी पैदा करता है ये। मतलब बहुत सारे लोग पढ़ते तो हैं लेकिन उन्हें क्या पूछना है, क्या समझना है, ये सारी चीज़ें करते नहीं हैं, बस पढ़ते हैं और एक्सरसाइज करते हैं और एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं। उससे क्या लर्निंग मिल रही है, उससे क्या लेसन मिल रहा है, उससे हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़नी चाहिए, वो चीज़ें करते नहीं हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी इसीलिए बेस्ट है क्योंकि ये आपकी थॉट प्रोसेसिंग को भी जो है ना स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपके क्वेश्चनिंग को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। कहाँ पर क्वेश्चंस करने चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस करने चाहिए। तो ये देखें स्टोरी में क्या है ना कि ये रसीदा है ना, रसीदास क्वेश्चन, रसीदा का क्वेश्चन क्या था, रसीदा sat reading the newspaper. Suddenly, her eyes fell on a small headline 100 years ago. ये देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये छोटी सी इनको कहीं पर मिला। रशीदा नाम की एक लड़की है जो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, उसको अचानक उसकी नज़र एक हेडलाइन पे पड़ी 100 years ago. हाउ सी वंडर्ड, वो अचानक बिल्कुल ही जो है ना शॉक हो जाती है। वाओ, 100 years ago, ये 100 साल पहले की बात। Could anyone know what had happened so many years ago? उसके माइंड में क्या सवाल आया कि ये अचानक से उसके माइंड में ये सवाल आया कि how could anyone know what had happened so many years ago? इतनी पुरानी बातों को, इतनी सालों की बातों को लोगों ने कैसे जाना होगा, है ना, उनको इन सारी चीज़ों का पता कैसे चला होगा। ये पहला सवाल रसीदा के माइंड में आया। ओके, और ये सवाल कहाँ से आया, उसने एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन पे देखा 100 years ago, है ना, तो वहाँ से इसके माइंड में ये सारे सवाल आए। तो चले आगे क्या होता है देखते हैं। ओके, फाइंड आउट हाउ, है ना, फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। चले चेक करते हैं हुआ क्या होगा। एस्टरडे, अगर हम बात करें कल की, यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रीड अ न्यूज़पेपर। लास्ट ईयर, अगर हम लोग लास्ट ईयर की बात करें,
Ask somebody who remember. But what about long ago? Let us see how it can be done. तो हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं? इस जगह पे हम लोग बात दो चीज़ की कर रहे हैं, एक एस्टरडे की कर रहे हैं और एक लास्ट ईयर की कर रहे हैं। अगर आप बात कर ले एस्टरडे की तो आप किसी से भी पूछ लें, है ना। यू कुड लिसन टू द रेडियो, आपने हो सकता है रेडियो पे कुछ सुना हो, वॉच टेलीविज़न, आपने टीवी देखा हो, न्यूज़पेपर पढ़ा हो, ये सारी चीज़ें जो कल पढ़ी होगी, है ना। या अगर हम बात करें लास्ट ईयर की तो आस्क समबडी टू हु रिमेंबर, पूछिए आप किसी से भी कि 1 साल पहले क्या हुआ था, या सालों साल पहले, काफ़ी साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले क्या हुआ था। किसी भी रिगार्डिंग आप पूछिए, किसी जगह के बारे में पूछिए, किसी इंसान के बारे में पूछिए, तो आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन होगी ना, एस्टरडे की इन्फॉर्मेशन, लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन, 5 ईयर अगो की इन्फॉर्मेशन, 10 ईयर्स अगो की इन्फॉर्मेशन, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और उनके रिसोर्सेज क्या होंगे, या तो वो रेडियो हो सकते हैं, है ना, टेलीविज़न भी हो सकता है, न्यूज़पेपर भी हो सकता है। और ये चीज़ें जो है ना अपडेट वाली चीज़ें इस पे आती है, रेडियो टेलीविज़न ये चीज़ें है ना, इसमें अपडेट वाली चीज़ें, रिसेंट वाली चीज़ें आती हैं। आपको कल की अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको रेफ़र करना होगा रेडियो, टीवी और न्यूज़पेपर की तरफ। अगर बहुत साल पहले की तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर रेडियो की तरफ भी चल सकते हैं, न्यूज़पेपर टेलीविज़न की तरफ भी। लेकिन क्या है ना कि वो बहुत ही चीज़ें मतलब ज़्यादा पुरानी हो जाने पर वो रखते नहीं हैं। सपोज़ करो न्यूज़पेपर, अगर आपसे मैं कहूँ कि 10 साल पहले क्या हुआ था, तो वो ट्रेजेडी जो भी होगी वो न्यूज़पेपर में आई होगी, तो वो न्यूज़पेपर में होगी, ठीक है। लेकिन न्यूज़पेपर को संभाल कर रखा किसने होगा, ये रेडियो पे जो भी चीज़ें टेलीकास्ट होती है वो चीज़ें कहाँ रिकॉर्ड होती है, वो चीज़ें लाइव होती है ना। न्यूज़पेपर कोई संभाल कर रखता नहीं है, टीवी की चीज़ें जो है रिकॉर्ड करके कोई रखता नहीं है। इसलिए इस पे क्या है ना, जितनी भी करंट चीज़ें हैं, रिसेंट की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन काफ़ी ईयर्स अगो, लास्ट ईयर अगो जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप किसी के रेफरेंस से निकाल सकते हो। ओके, सो लेट्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम लोग यहाँ पर माइंड में सवाल आया है ना, यहाँ सवाल खुद एनसीईआरटी कर रहा है ये कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम लोग पास्ट के बारे में कौन कौन सी चीज़ जानेंगे, क्या क्या जान सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या जान सकते हैं, देखें, देयर आर सेवरल थिंग्स दैट कैन बी फाइंड आउट, व्हाट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दे वोर, द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ द हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। तो देखें, यहाँ पर जानने के लिए तो आपके पास बहुत कुछ है ना। लेकिन वो चीज़ें जानेंगे हम लोग जो हमारे रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट है ना, हमारी सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट है उसके बारे में। तो कुछ सवाल और भी हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर बात करें पहले के ज़माने की, तो पहले के ज़माने में जब इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, इतनी चीज़ें नहीं थी, तो उस ज़माने में लोग पहनते क्या थे। जब कपड़ा का ज़माना नहीं था, जब कपड़ा लोग पहनते नहीं थे, तो वो लोग क्या पहनते थे, या अगर कपड़ा का ज़माना था, कपड़ा पहनते थे, तो किस टाइप का कपड़ा पहनते थे, है ना। द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, उनका घर जो होता था वो कैसा होता था, वो कैसे घर में रहा करते थे, है ना। वो लोग कैसे रहते थे, वो लोग हंटर्स लोग कैसे हंटिंग करते थे, हर्डर्स लोग कैसे हर्डिंग करते थे, है ना। और ये फार्मर्स, उनका खेती बाड़ी करना कैसे होता था, कैसे वो सारी चीज़ें परफॉर्म करते थे, रूलर्स रूल कैसे करते थे, मर्चेंट अपने बिजनेस को कैसे करते थे, है ना। मर्चेंट सौदागर को कहते हैं ना। तो ये सौदागर अपना सौदा कैसे करता था, बिजनेस कैसे चलाता था। अभी तो हमारे पास बिजनेस के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं, है ना। और अभी हम लोगों के पास बहुत सारी स्किल्स है बिजनेस करने का। लेकिन पहले का स्किल्स क्या होता था, प्रीस्ट लोग जो है अभी के जनरेशन में क्या करते हैं, पूजा करने के लिए मंदिर में, है ना, क्या करते हैं वो लोग, माइक होता उनके पास, स्पीकर होता उनके पास, इतनी ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो
क्या ये सारी चीज़ें पहले भी होती थी? यही सारी सवालें हैं हमारे पास, है ना। क्राफ्ट पर्सन, है ना, ये क्राफ्ट पर्सन है, आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है, साइंटिस्ट हैं, ये लोग कैसे किया करते थे? साइंटिस्ट की अगर बात करें तो ये साइंटिस्ट लोग कैसे अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करते थे? क्या उस टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी थी या थोड़ी बहुत भी टेक्नोलॉजी थी? वो जब अपनी रिसर्च करते थे, उनके रिसर्च के लिए जो भी चीज़ें अभी है, क्या वो चीज़ें उस टाइम पे थी? ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आ सकते हैं। पास्ट के बारे में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, द स्टोरी, है ना। ये देखिए बच्चे लोग पहले कैसे होते थे, गेम उनका क्या होता था। अभी तो गेम के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉयज़ आते हैं, है ना। छोटे बच्चों का खिलौना अलग है, बड़े बच्चों के लिए मोबाइल खिलौना है, लैपटॉप है, इंटरनेट है ना। गेमिंग का जनरेशन है अभी, ये सारी चीज़ें तो है अभी, लेकिन पहले के जनरेशन में क्या होता था, वो सारी चीज़ें हम लोग को करनी है। देखेंगे हम लोग सारी चीज़ें इस चैप्टर में डीपली। ओके, द स्टोरी दे हर्ड, कौन सी स्टोरी वो लोग सुनते थे, है ना। द प्ले दे सॉ, कौन सा वो खेल देखते थे। अभी के जनरेशन में क्रिकेट है, अभी के जनरेशन में फुटबॉल है, बहुत सारे प्लेज हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखते, लेकिन पहले क्या करते थे वो। द सॉन्ग दे संग, है ना, वो लोग गाना कौन से गाते थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी है इस चैप्टर के अंदर में, बारी बारी से हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेयर डिड दे लिव, है ना। वेयर डिड पीपुल लिव, वो लोग रहते कहाँ थे, उनके रहने के लिए क्या होता था। अभी तो हमारे लिए एक से एक आलीशान बंगला है, घर है, फ्लाइट सिस्टम है, कच्चा हाउस भी है, पक्का हाउस भी है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, अपार्टमेंट है। लेकिन पहले के जनरेशन में क्या हुआ करता था, है ना। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2, हम लोग पेज 2 की तरफ चलेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि नर्मदा, ये जो नदी है वो कहाँ पर है। ठीक है, इस पेज 2 में आ जाइए और यहाँ पर हमें सर्च करना है नर्मदा नदी के बारे में। ओके, तो नर्मदा नदी देखनी होगी कि नर्मदा नदी कहाँ है। तो ये देखेगा इस नर्मदा कहाँ पर है, तो ये मैं दिखा दूँ आपको जूम करके, एक सेकंड, सॉरी। ये देखें, मैं मैप पे आपको दिखा रहा हूँ गाइस, ये देखें, दिस इज़ व्हाट नर्मदा आर डॉट, दैट मीन्स द रिवर। ओके, ये हमारा जो है रिवर है नर्मदा, यहाँ से क्या वो बताना चाह रहा है वो पेज 1 में हम लोग देख सकते हैं। सो व्हाट इज कॉलिंग अबाउट, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2, पीपुल हैव लिव्ड People have lived along the bank of this river for several hundred thousand years, है ना। तो कह रहा है ना यहाँ पे कि लोग जो थे वो लोग इस नर्मदा नदी के किनारे 100 साल, 1000 साल, मतलब इस तरीके से लंबा अरसा बिताया करते थे। लोग वहाँ पे ही रहा करते थे एक्चुअली। मतलब पहले जो जनरेशन, जब अगर आप एकदम बिल्कुल ज़ीरो लेवल की हिस्ट्री में जाएंगे ना, तो वहाँ से क्या पता चलेगा आपको कि ये जो लोग हुआ करते थे कैसे रहा करते थे। तो मीन्स ये लोग नोमैड्स हुआ करते थे, इन लोगों का ठिकाना कोई एक जगह नहीं था। ठीक है ना, इन लोगों का ठिकाना एक जगह नहीं था, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह ऑलवेज ट्रैवल किया करते थे। इनके रहने का स्टाइल अलग होता था, इनके खाने पीने का स्टाइल अलग होता था। जितने भी मेंस हुआ करते थे वो लोग या तो हंटिंग किया करते थे या सारी चीज़ों को पेड़ पौधों से तोड़कर फल को गिरा दिया करते थे। वोमेंस जितनी भी हुआ करती थी वो कलेक्ट करती चलती थी। ये लोग अपने रास्ते पे आने वाले हर जगह पे देखते थे क्या खाने की चीज़ें हैं, खाने की जो भी चीज़ें मिली उनको खा लिया और उसके बाद ना वो आगे बढ़ते जाते थे। सपोज दैट आप किसी एक जगह पे हो पार्टिकुलर, वहाँ से आगे बढ़ते हो। ठीक है, यहाँ पे जिस जगह पे हो खाने की चीज़ अब नहीं है, आप खाने की फूड की सर्च में आप आगे बढ़ते हो। ठीक है, आपको फूड जहाँ मिलेगा वहाँ पे आप स्टे करोगे और तब तक स्टे करोगे जब तक वहाँ पे फूड है।
और जैसे ही फूड वहाँ पे फिनिश हो जाता है आप फिर आगे की तरफ जाते हो। इस तरीके से लाइफ पहले होती थी। तो नोमैड्स की लाइफ होती थी। धीरे धीरे वो चीज़ें जो है बदली टेम्प्रोरी सेटलमेंट में, फिर परमानेंट सेटलमेंट में। अभी जो जनरेशन है ये परमानेंट सेटलमेंट का जनरेशन है, अभी मॉडर्न जनरेशन। ओके, तो यहाँ पर कह रहा है ना, नर्मदा नदी के किनारे हज़ारों हजार साल लोग रहा करते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट people who lived here were skilled gatherers, that is, people who gather their food. They knew about the vast wealth and plant in the surrounding forest and collected roots, fruits and forest produce for their food. They also hunted animals, है ना। तो देखें, अभी जो मैंने आपको बताया वो चीज़ें आ भी गई। पहले के लोग हुआ करते थे कैसे स्किल के, ये लोग स्किल्ड गैदरर्स होते थे। मतलब उनको जो गैदरिंग करने की जो कला थी उनकी बहुत ही अच्छी थी। मतलब किस चीज़ को कैसे गैदर करना है। अभी के जनरेशन में बैगेज आते हैं, अभी के जनरेशन में बहुत सारा थैला आता है जिसमें हम लोग अलग अलग टाइप से अलग अलग चीज़ों को कैरी कर सकते हैं। लेकिन वो ज़माना तो ऐसा था नहीं ना। उस ज़माने में लोग कैसे सारी चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा करते होंगे। तो ये इकट्ठा करने का इनका अपना स्किल्स था। और वो गैदरर किनको कहते हैं, जो पीपुल हु गैदर देयर फूड। मतलब ऐसे लोग जो अपना खाना पीना एक साथ जमा कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमने देखा कि लोग अपने खाने के लिए फॉरेस्ट से जो है अपने सराउंडिंग से कलेक्ट करते थे। क्या करते थे कलेक्ट? रूट भी मिल जाता था, कभी फ्रूट मिल गया, कभी कुछ मिल गया, है ना। तो अभी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आपका मन कर रहा बिरयानी का, बिरयानी खा लो। आपका मन कर रहा पिज़्ज़ा बर्गर खाने का, पिज़्ज़ा बर्गर खा लो। जो भी मर्ज़ी आपकी खा लो। लेकिन उस टाइम पे क्या था ना कि अपने पास उतना ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हुआ करता था। तो देखें क्या क्या ऑप्शन था उस टाइम पे। तो लोग खाने के लिए या तो रूट को कलेक्ट कर लेते थे। रूट कब खाएंगे? फ्रूट नहीं होगा तब रूट खाएंगे। अच्छी चीज़ों को छोड़कर कोई बुरी चीज़ें कौन खाएगा? जब फ्रूट नहीं मिला तो रूट खा लिया, है ना, लीव्स खा लिया, ये सारी चीज़ें भी खा लेते थे। और उसके बिसाइड्स वो क्या करते थे कि दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। वो लोग जानवरों का भी शिकार किया करते थे, ठीक है। और उनका शिकार करके जानवरों को भी मार कर खाते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, है ना। ये देखे गाइस, यहाँ ऑलवेज जब भी मैप आएगा तो आपको क्या करनी है ना, मैप के अंदर में कुछ चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ये देखें, ये क्या दिखा रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन। व्हाट इज़ नॉर्थ डायरेक्शन? दैट मीन्स कोई भी मैप हो अप साइड में जो होगा ना वो नॉर्थ डायरेक्शन होगा, उसकी अपोजिट में जो होगा वो साउथ डायरेक्शन होगा। ओके, और ये बे ऑफ बंगाल जिधर देख रहे हैं ये हम लोग एक्चुअली बोलते हैं वेस्ट बंगाल। एक्चुअली ये वेस्ट में नहीं है ना, ये ईस्ट की डायरेक्शन में। तो ईस्ट इधर होगा और वेस्ट इधर होगा। तो अभी हमने जो पढ़ा वो क्या कहता है, उसमें ये चीज़ें कहता है कि नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स, है ना। ये कह रहा ना सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ तो हमारा इधर हुआ, ठीक है, वेस्ट हमारा इधर हुआ। तो यहीं कहीं आसपास में होगा सुलेमान और किरथार हिल्स, ठीक है ना। ये देखें गाइस, मैंने ढूंढ लिया। ये मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ। ओके, लुक हियर, इट इज़ व्हाट किरथार एंड दिस इज़ व्हाट सुलेमान। तो ये दो पोजीशन जो बताया जा रहा है, इस लोकेशन की बात हम लोग करने वाले हैं। ओके, हिस्ट्री में मैप का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है गाइस। तो आप इस चीज़ों को समझें, मैपिंग करनी आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये कह रहा है ना कि नाउ फाइंड द सुलेमान किरथार हिल टू द नॉर्थ वेस्ट, सम ऑफ द एरिया वेयर वुमेन्स एंड मेन फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ली अबाउट 8000 ईयर्स अगो। जी, यहाँ पर के मेंस और वुमेन्स लोगों ने सबसे पहले क्रॉप ग्रो किया, ठीक है ना। और क्रॉप में ग्रो क्या किया? व्हीट किया था और बार्ली किया था। कब किया था? 8000 ईयर्स अगो, 1000 साल पहले उन्होंने क्रॉपिंग सीखी। मतलब सबसे पहले जो जनरेशन था वो लोग तो कैसे भी करके अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे थे। कभी उन्होंने फूड गैदर कर लिया, फ्रूट्स खा लिया, लीव्स खा लिया, रूट खा लिया, कभी उन्होंने हंटिंग कर ली। ऐसे करके लोग सरवाइव कर रहे थे लाइफ को।
जैसे जैसे जनरेशन बढ़ता गया उनकी जो है स्किल्स भी बढ़ती गई और अब इनकी स्किल्स इतनी आ गई कि उन्हें क्रॉपिंग भी करना आ गया। तो हमने बात की क्रॉपिंग की, तो ये क्रॉपिंग की सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई? किरथार हिल्स से, और ये सुलेमान हिल्स की तरफ से क्रॉपिंग इन्होंने सीखा, ठीक है ना। पीपुल ऑल्सो बिगन रेयरिंग एनिमल्स, है ना, यहाँ से देखें, पीपुल ऑल्सो बिगन रेयरिंग एनिमल्स लाइक sheep, goat एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस, है ना। अब इन्होंने क्या किया, अब उनके लिए जब मतलब जब तक ये क्रॉपिंग की स्किल्स इनके पास नहीं थी, जब तक इनको क्रॉप ग्रो कराना नहीं आता था, तब तक इनकी लाइफ नोमैड्स की लाइफ थी। अब इन्हें जो है ना क्रॉपिंग जब करना आ गया तो अब इन्होंने एक जगह पर सेटलमेंट करना शुरू कर दिया। अब ये टेम्प्रोरी सेटलमेंट इनकी शुरू हो गई और वो लोग वहाँ पे रहने लगे। तो एक्चुअली इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। और अगर आपको डिटेल में इसकी स्टोरी जाननी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसकी अलग से एक वीडियो बना दूँगा। तो ये हुआ या ना कि मतलब पहले जब लोग नोमैडिंग करते थे, एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे, तब के सिचुएशन में क्या था कि लोगों को एक जगह रहना इसलिए, मतलब ऐसा नहीं है, किसी को शौक़ नहीं था कि लोग घूम घूम कर इधर से उधर जाते जाएं, उनकी लाइफ ऐसी हो कि कभी किसी से मिल भी ना पाएँ। अभी क्या है, आपका एक परमानेंट सेटलमेंट है, परमानेंट एड्रेस है, तो कोई भी आपसे मिलने आ सकता है। लेकिन जब आपकी नोमैड्स लाइफ है तो आपसे कौन मिलने आएगा? आप एक जगह रहेंगे नहीं, ऑलवेज़ वॉन्डरिंग करेंगे, इधर से उधर रोम करेंगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम भी है ना। ज़्यादा चीज़ें कैरी नहीं कर सकते, आपको आराम नहीं मिलेगा, रेस्ट नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ें हैं अपने साथ। तो एक बार की बात यह है कि लोग वैसे ही नदी किनारे बैठे हुए थे, ठीक है, और वहाँ पे उनको जो है कुछ चीज़ें पानी में बहती हुई दिखाई दी थी और उन्होंने देखा उसको, तो देखा कि ये लकड़ी का टुकड़ा बह रहा है। वहाँ से वो सारी चीज़ें करते हुए लकड़ी से फोकस गया फ़िश की तरफ। अब उन्होंने फ़िशिंग सीखी, फ़िश को कैसे पकड़ना है। पहले तो नॉर्मली गए उसमें पानी में, उसको पकड़ने की कोशिश की, पकड़ नहीं पाए, और फिर धीरे धीरे इंटरेस्टेड हुए क्या चीज़ है, कैसी चीज़ है, फ़िश को पकड़ना आ गया। अब उसको जो है फ़िश को वो रॉ खा जाते थे, मतलब कच्चा खा जाते थे मछली को। बाद में जब आग का इन्वेंशन हुआ, तब आग की इन्वेंशन के बाद उसको पका कर खाने लगे। तो ड्यूरिंग दैट टाइम मतलब वो लोग एक जगह पे रुके हुए थे, है ना। तो मतलब बताया ना अभी आपको कि जब उनके पास एक साथ खाने की चीज़ें इकट्ठा हो जाती थी तो कुछ टाइम तक वहाँ पे रहते थे जब तक फूड वो ख़त्म ना हो। उसके बाद फिर फूड की तलाश में और किसी जगह पर जाया करते थे। तो वो जो थे वहाँ पे, तो एक बार ज़मीन पे कुछ अनाज का दाना दिखा। जो अनाज का दाना जो था वो गेहूँ था, ठीक है ना। तो वो गेहूँ जो है ना, उसमें हवा, पानी, सारी चीज़ें जो भी रिक्वायरमेंट है वो मिली और वो चीज़ें जो है जर्मिनेट हो गई। जर्मिनेट होकर उसके अंदर से बेबी प्लांट निकला। हम लोग जानते हैं ना, हर सीड के अंदर बेबी प्लांट होता है। छोटा सा प्लांट निकला, वो छोटा सा पौधा बना। एक की नज़र गई वहाँ पर, अब उसकी क्या है, नज़र गई वहाँ पे तो देखा, बड़े शॉक्ड हो गए, ये क्या चीज़ है। तो समझ नहीं आया क्या चीज़ है, तो उसको स्पॉइल भी नहीं किया, लेकिन उसकी हिफाजत की, थोड़े टाइम और छोड़ा तो एक बड़ा सा वो क्रॉपिंग प्लांट बना, ठीक है ना। अब उस प्लांट से जो है कुछ बेनिफिट हुआ, उससे मतलब उसी से जो है ना सारी बेसिकली इनको क्रॉपिंग आ गई, ठीक है ना। तो अभी हम लोग और चीज़ें देखने वाले हैं। तो इस तरीके से जब क्रॉपिंग आ गई तो वो लोग रहने लगे, है ना। वो लोग अपने आसपास में शिप को, गॉट को, कैटल को, ये सारी रेयरिंग भी सीखी। धीरे धीरे जनरेशन जैसे बढ़ा, उन्हें हंटिंग आता था। गॉट मिला, उसकी भी हंटिंग कर ली, शिप मिला, उसकी भी हंटिंग कर ली, कैटल, जो भी चीज़ें हुई सारी चीज़ों का हंटिंग करते थे। लेकिन एक जनरेशन धीरे धीरे बढ़ता गया और इन्होंने एग्रीकल्चर के बाद जो है ना, इन्होंने वो चीज़ें भी सीखी जो रेयरिंग कहलाती है, ओके, जानवरों को पालना। फिर इन्होंने अपने रहने की एक जगह बनाई। काफ़ी सारे लोग जब मिलकर एक जगह रहने लगे तो विलेज बना, है ना। लोकेट द गारो,
है ना, ये क्या कहता है अब, लोकेट द गारो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर जाएंगे तो गारो की लोकेशन हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हम लोग का नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, ये गारो लोकेशन है जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक और है जो अभी इसमें कहा गया, विंध्यास इन द सेंट्रल, विंध्यास की लोकेशन मैं आपको जूम करके दिखा दूं, ये आप देख सकते हैं, ये विंध्यास की लोकेशन है। तो इस जगह के बारे में वो क्या कहना चाह रहा है हम लोग देखते आगे, ठीक है। लोकेट द गारो हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल, ओके। दिस वेयर सम अदर एरियाज वेयर, ये कुछ और एरियाज हैं जहाँ पर क्या हुआ करता था, एग्रीकल्चर डेवलप्ड। जी, आपसे अगर सवाल पूछा जाए क्रॉपिंग की जो स्टार्टिंग हुई वो कहाँ से हुई, तो उस क्रॉपिंग के स्टार्टिंग के लिए तो आपको मैंने दो जगह की बात बताई, एक किरथार है ना, ये एक किरथार है और एक सुलेमान है, यहाँ से क्रॉपिंग की शुरुआत हुई। अब अगर हम लोगों को बात करनी है किस चीज़ की, अब हमें अगर बात करनी है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, ये गारो हिल्स के आसपास का रीजन है जहाँ से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, और एक ये विंध्यास है, यहाँ से हमारी एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं, है ना, मैं आपको सारी चीज़ें बताता जाऊंगा। तो एग्रीकल्चर वहाँ से डेवलप हुई। द प्लेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। जी, आपको क्रॉपिंग की सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई, तो वो चीज़ें आपके किरथार और सुलेमान से हुई, लेकिन राइस क्रॉपिंग की स्टार्टिंग विंध्यास से हुई। यू कैन रिमेंबर इट और यू कैन मार्क इट, ओके। तो ये चीज़ें जो है ना इम्पोर्टेंट है। ये कह रहा है राइस वाज द फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, नॉर्थ रीजन जो है विंध्यास का, वहाँ सबसे पहले ग्रो कराया गया था किस चीज़ को, राइस को, ओके। नेक्स्ट इज द ट्रेस द रिवर इंडस एंड द ट्राइब्यूटरीज आर, ये हम लोगों को अब ट्रेस किसको करना है, रिवर इंडस को करना है, और उसकी जितनी भी ट्राइब्यूटरीज है उसको करनी है। तो रिवर इंडस हमें देखना होगा यहाँ मैप में कहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, और उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, उसके ट्राइब्यूटरीज को भी देखेंगे। तो ये देखेगा इस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इंडस रिवर है, ओके, और इसकी ट्राइब्यूटरीज कई सारी है, रावी है ना, चेनाब है, झेलम है, ये सारी जितनी भी रिवर्स आप देख रहे हैं ये सारी रिवर्स उसकी क्या है, वो ट्राइब्यूटरीज है। तो देखें इसमें अब क्या कहता है कि ट्रेस द रिवर इंडस एंड ट्राइब्यूटरीज। अब बात कर ले ट्राइब्यूटरीज की। इंडस तो रिवर का नाम है, नदी का नाम है। ट्राइब्यूटरीज किसको कहते हैं, ट्राइब्यूटरीज आर ए स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू ए लार्जर रिवर। ट्राइब्यूटरीज हम लोग कहते हैं उस नदी को जो छोटी सी नदी बड़ी नदी से जाकर मिलती हो, ओके। अबाउट 4700 ईयर्स अगो, अब हम लोग बात करते हैं 4700 साल पहले की। सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ फ्लोरिस्ड इन द बैंक ऑफ द रिवर, है ना, इस नदी के किनारे बहुत सारी जो है ना क्या थी, अर्ली सिटीज़, जो पहले के जो शहर थे, बहुत सारे पुराने पुराने जो शहर हैं उनके किनारे नदियाँ बहा करती थी। जैसे बात करें दिल्ली की, दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी है, इसका मतलब जो शहर दिल्ली है उसके किनारे से नदी बहती है ना। और अगर बात करें पटना की, ये गंगा नदी के किनारे बसी है ना। इलाहाबाद की बात करें, यमुना नदी के किनारे बसी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे अभी। तो यहाँ पर कह रहा है 4007 years ago some of the earliest cities flourished on the bank of this river. Later about 2500 years ago cities developed on the bank of the Ganga and its tributaries and along the sea coast, है ना। तो ये कह रहा है उस टाइम पे मतलब बाद में ये 4700 साल पहले तो सिटीज़ के किनारे छोटी छोटी नदी बहा करती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, अबाउट 2005 years ago सिटीज़ डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। अब जो है गंगा नदी के किनारे जो बसी हुई जितनी भी शहर थी वो सारी डेवलप हो गई। एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, उस नदी का जो भी ट्राइब्यूटरी था उसके आसपास की जो भी डेवलपमेंट हुई वो सिटीज़ की,
तो वो अब क्या हुआ ना कि वो डेवलप करता चला गया एंड अलोंग द सी कोस्ट, और फिर सी कोस्ट के आसपास की भी चीज़ें जो भी एरियाज थे वो सब भी डेवलप हुई, ठीक है ना। और ये क्या था, लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरी कॉल द सोन। अब गंगा और गंगा की जितनी भी सहायक नदी है ना, ट्राइब्यूटरी है, वो सारी नदी को हम लोग सोन कहते हैं। वी कैन सी ऑन द मैप हेयर, ओके, वेयर इज द सोन रिवर, you can see here, this is the गंगा एंड हेयर इज़ द सोन, है ना। तो ये चीज़ें हम लोग मैप में देख रहे हैं, ये नॉर्थन रीजन में है। तो ये जो हमने बात की अभी गंगा की और उसके ट्राइब्यूटरीज की, सोन जो है ना, इन द एंशिएंट टाइम्स ये क्या कहता है, इन द एंशिएंट टाइम्स द एरिया अलोंग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज द मगध। जी, अब इसी नदी के किनारे, पुराने ज़माने में इसी नदी के किनारे का साउथ वाला जो गंगा का रीजन है वो मगध कहलाता है ना, मगध के नाम से उसे जाना जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे इसमें कि मगध क्या है ना। इट्स रूलर वेयर वेरी पावरफुल एंड सेट अप ए लार्ज किंगडम्स वेयर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। तो अगर हम लोग बात करें ये किंगडम की, और तो ये किंगडम क्या होता है ना, जो भी राजा है ना, उनके एरिया में जो भी चीज़ें आती हैं वो सारी उनकी हो जाती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें उनकी हो जाती है। राजा का जहाँ तक पावर होता है वो उनका किंगडम कहलाता है, ठीक है। तो ये किंगडम सिस्टम ये कोई नई सिस्टम नहीं है, सबसे पुरानी सिस्टम है, और ये आउट ऑफ कंट्री भी था, है ना। बहुत सारे पार्ट्स होते थे, किंगडम वेयर सेटअप इन द पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। अदर कंट्री में भी जो है ना ये सारी चीज़ें की जाती है, किंगडम बनाई जाती है, हर लोग अपने किंगडम को एक्सपेंड करते हैं, है ना। तो देखें, थ्रू आउट द पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। अभी सब कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट की बात अगर हम लोग कर लें तो कॉन्टिनेंट पूरे हमारे प्लेनेट पे यानी अर्थ पे टोटल 7 हैं, ओके, और ओशियंस 5 हैं। ये जो कॉन्टिनेंट है ना उसके अंदर में भी कई सारे देश आते हैं, ठीक है। जैसे एशिया की बात करें तो एशिया हमारा कॉन्टिनेंट है, और हम लोग अगर बात करें हमारे कंट्री की तो वो इंडिया है ना। तो ये एशिया कॉन्टिनेंट है और इंडिया एक कंट्री है, तो उस कंट्री को हम लोग सब कॉन्टिनेंट कहेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे कंट्रीज़ जितने भी मिलेंगे ये कई सारे कंट्रीज़ मिलके एक कॉन्टिनेंट बनेंगे, तो वो उसका सब पार्ट होता है, ठीक है। तो हमने अभी कहा कि यहाँ पर थ्रू आउट द पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। अपने एक देश से दूसरे देश तक लोग जाते थे, घूमते थे, है ना। द हिल्स एंड द हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग हिमालयस, desert rivers and seas made journey dangerous at times but never impossible। उस ज़माने में हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना इजी नहीं हुआ करता था, ये काफ़ी जो है ना डेंजरस हुआ करता था, लेकिन ये कभी इम्पॉसिबल नहीं हुआ। उस डेंजरस जनरेशन में भी जब कोई जहाज़ नहीं था, जब कोई गाड़ी नहीं थी, तभी लोगों ने ट्रैवल किया, ओके। सो मेन एंड वोमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स एंड ड्राउट्स। वो लोग क्यों मूव करते थे, देश का देश वो लोग पैदल क्रॉस कर जाते थे। मतलब यहाँ से अगर स्टार्ट करूँ मैं इंडिया से तो बाई फुट हम लोग पाकिस्तान भी पहुँच गए, इराक, ईरान, सारी जगह पहुँच जाते थे। तो ये असल में करते क्यों थे, मेंस और वोमेंस सब लोग ये लाइवलीहुड के लिए क्या करते थे ये सारी चीज़ें। मतलब उनको जो है ना अपनी ज़िंदगी बसर करनी है, जहाँ उनका खाने पीने का इंतज़ाम हो जाए, जहाँ उनकी लाइफ आउट ऑफ डेंजर हो। ऐसा भी तो था ना, परमानेंट हाउसिंग तो था नहीं उस टाइम पे, तो जानवर भी कभी अटैक कर देते थे किसी के ऊपर में, तो लाइफ उनकी डेंजर्स में रहती थी, है ना। तो वो लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। कभी नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, ये नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से भी लोग ट्रैवल किया करते थे, है ना। कभी फ्लड आ गया, कभी ड्राउट, है ना, बाढ़ का आ जाना, ज़मीन का सूख जाना,
क्योंकि अब क्रॉपिंग आ गई तो अब ज़मीन सूखेगा तो प्रॉब्लम तो होगी ना, उनके फसल्स ख़राब होंगे, तो इसीलिए वो लोग मूव करते थे। सम टाइम मेन मार्च इन आर्मीज़, कभी कभी मेंस लोग मार्च करते थे आर्मी में, मतलब एक साथ जो है ना बहुत सारे लोग मिलकर जाते थे। कनकरिंग अदर लैंड्स, वो लोग क्या करते थे, सेना बनाते थे और अपनी जिस एरिया पे रहते थे वो उनका ज़मीन हुआ करता था, वो उनका इलाका हुआ करता था, और फिर वो उनको अगले टाइम पे दूसरी की जगह पे सेना बनाकर अटैक करते थे, उनकी लैंड को अपने लैंड में मिला लेते थे। बिसाइड मर्चेंट ट्रैवल विथ कैरावैन और शिप कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। या ये लोग अब क्या करते थे ना, एक जगह से दूसरी जगह जाकर कब्जा करते थे और वहाँ की जितनी भी चीज़ें होती थी, अच्छी चीज़ें जो भी पसंद आई, वो सारी चीज़ें अपने देश में ले आते थे, अपनी जगह पे ले आते थे। और फिर वो लोग क्या करते थे, रिलीजियस टीचर्स वॉकड, है ना, वहाँ से रिलीजियस टीचर्स भी वॉक करते थे फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। लोग अपने रास्ते जाते थे, गांव से गांव जाते थे, शहर शहर घूमते थे, सारी जगह घूम घूम कर क्या करते थे, वो लोगों को सिखाते थे, टीच करते थे रिलीजन के बारे में। जैसे अगर इस्लाम धर्म की बात करें तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सऊदी अरबिया से उनको इंडिया आने का हुक्म हुआ और वो इंडिया आए। यहाँ भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंडिया नहीं, वो सऊदी अरब के ही एरिया में उन्होंने सिखाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो सऊदी के थे, है ना, तो उनको अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म हुआ कि अब जाओ इंडिया में, वहाँ रिलीजन को फैलाना है ना, रिलीजियस टीचिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ों के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। फाइनली सम पीपल परहैप ट्रैवल ड्राइवन बाय ए स्पिरिट ऑफ और एडवेंचर वांटिंग टू डिस्कवर ए न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। और अब जो आई बात, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग होते थे जिनको क्या करना था, एक जगह से दूसरी जगह घूमने में मज़ा आता था, है ना। उनकी जो है भावना जो थी वो घूमने की तरफ थी, कुछ नया करने की तरफ थी। तो लोग नए नए जगह को एक्साइटमेंट के साथ घूमा करते थे, है ना, और उसके बाद इस वजह से भी लोग घूमते थे। ऑल दिस लेड द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। अब लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वो एक दूसरे का कल्चर सीखेंगे, अपना कल्चर उनको सिखाएंगे, है ना। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज? चले उस ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि वो लोग मजबूरी के तहत घूमा करते थे, एक जगह से दूसरी जगह वॉन्डरिंग करते थे। लेकिन अब क्या है भाई, अब का ज़माना जो है, इस ज़माने में लोग वॉन्डरिंग क्यों करते हैं, है ना। बात ये है ना, ट्रैवल क्यों करते हैं, तो अभी भी ट्रैवल करने का रीज़न है, मल्टी रीज़न है यहाँ पर। मैं अपनी रीज़न बताऊं तो मुझे घूमने का शौक़ है, मैं घूमने के लिए कहीं जा सकता हूं, हो सकता है ऑफिस के काम से जा सकता हूं, आपको कुछ और रीज़न आपको हो सकता है ना। तो इस तरीके से कई सारे रीज़न्स होते हैं, लेकिन हम लोग इसके अंदर भी देखते हैं। लुक एट मैप वंस मोर, एक बार और आपको कहता है कि मैप की तरफ जाइए और देखिए। हिल्स, mountains and the seas from the natural frontiers of the subcontinent। अगर हम लोग इस सब कॉन्टिनेंट दैट मीन्स इंडिया की तरफ चले हैं तो हम लोगों को हिल्स भी दिखाई देगा, माउंटेन्स भी दिखाई देगा और फिर सीज भी दिखाई देंगे, है ना। वाइल इट वाज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर्स, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना क्रॉस करना आसान नहीं था। दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन्स एंड क्रॉस द सीज, लेकिन वो लोग जिनको शौक़ था किसी चीज़ को घूमने का, देखने का, उन लोगों को आज तक किसी ने रोक नहीं पाए, है ना। वो लोगों को ना पहाड़ों ने रोका, ना जो है समंदर ने रोका, किसी चीज़ से वो रुके नहीं, वो हमेशा आगे की तरफ बढ़ते गए। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स आल्सो केम इनटू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर। ऐसा कई बार हुआ, है ना। लोग इंडिया से बाहर की तरफ गए, दूसरी कंट्रीज़ की तरफ गए
और बहुत बार अदर कंट्रीज़ के लोग इंडिया की तरफ आए, इंडिया में रहना शुरू कर दिए, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी लाइफ को सेटल कर दिया। और कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, एनसीईआरटी की बुक की जो स्पेशल फीचर्स है, वो बुक के जो साइड पोर्शन में, ये देखें मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये कंप्लीट पोर्शन पेज है, ठीक है। इसके राइट पोर्शन में देखें कुछ है, ये इतना देख लें, एक्स्ट्रा एडिशनल नॉलेज बूस्टर है ये। आप इसको जूम करके देख सकते हैं क्या इसके अंदर है एक्स्ट्रा नॉलेज। दिस इज़ ए मैप ऑफ साउथ एशिया इंक्लूडिंग प्रेजेंट कंट्री ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, है ना। अभी जो इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सारी जो है ना किसके अंदर में आती है, साउथ एशिया में आती है। ओके, एंड द नाइबरिंग कंट्रीज अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार। South Asia is often called a subcontinent because although it is smaller than a continent, ये जो है साउथ एशिया जो है ना, अक्सर इसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, क्योंकि ये जो है ना स्मॉलर देन एक कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट से काफ़ी छोटा है। इट इज़ वेरी लार्ज, बहुत बड़ा है, एंड इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया बाय सीज, हिल्स एंड माउंटेन्स। और ये रीजन्स जो होते हैं ना, सीज के ज़रिए, हिल्स के ज़रिए, माउंटेन्स के ज़रिए, ये सारे सेपरेट हैं, है ना, बाकी अदर कंट्रीज़ के मुकाबले। तो आपकी जो है ना सेपरेशन बाउंड्रीज जो है, कहीं पर देखेंगे तो सीज होगा, कहीं पर देखेंगे माउंटेन्स होगा, है ना। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है, तो वहाँ पर लैंड है ना। लेकिन अगर इंडिया और चाइना की बात करें तो वहाँ पर माउंटेन रेंज है ना। और अगर हम बात करें इंडिया और श्रीलंका की गैप की, तो वहाँ पर सी है ना। तो ये बाउंड्रीज बैरियर्स होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि यहाँ इंडिया से लोग दूसरी कंट्रीज़ में जाया करते थे और वहाँ सेटल हो गए। बहुत सारे फॉरेनर हमारे इंडिया में आया करते थे और यहाँ वो लोग सेटल्ड हो जाया करते थे। अब जो हम लोग देखने वाले हैं, दिस movement of people enrich our culture tradition. People have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food over several hundred of years. हज़ारों हजार सौ साल, है ना। मतलब एक दो दिन में ये रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, ये बदलाव जो आया, ये चेंजिंग जो आई, वो चीज़ें ईज़िली नहीं आई। बाहर के बहुत सारे लोग आए, हम लोगों ने उनसे सीखा। बहुत सारे लोग यहाँ आए या हम लोग बाहर गए, अदर कंट्रीज़ में गए, तो वहाँ से हमने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। सपोज़ इंडिया में रेलवे सिस्टम जो है कभी नहीं आता अगर ब्रिटिश ना आया होता, तो इंडिया के अंदर प्रिंटिंग सिस्टम कभी नहीं आया होता, इंडिया के अंदर करेंसी सिस्टम कभी नहीं आया होता। अभी हम लोग जो पार्टीज़ और फंक्शंस में जितने भी वेस्टर्न स्टाइल में ड्रेस पहनते हैं, ये सारी चीज़ें किनकी देन है, ब्रिटिश की देन है। अगर वो लोग हमारे कंट्रीज़ में नहीं आए होते तो हमें ये सारी चीज़ें कभी मिली ही नहीं होती, इनका कभी आइडियाज़ ही नहीं होता, ना ड्रेसिंग सेंस हमें मालूम होती, ना ही आज हमें इंग्लिश की इतनी नॉलेज होती। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी है, फॉर्चुनेटली भी बहुत सारी चीज़ें सीखी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हम लोगों को सारी चीज़ें पास्ट से पता चलती है, यही हिस्ट्री है जिससे हमें बेनिफिट होता है। ओके, नेम्स ऑफ द लैंड। अब सवाल ये आता है कि ये लैंड्स के नेम कौन रखते हैं, है ना। ये इंडिया का नाम इंडिया किसने रख दिया, पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान किसने रख दिया, सऊदी अरबिया का नाम सऊदी अरबिया किसने रख दिया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग अपनी कंट्रीज़ का देखेंगे, बाद में हम किसी और कंट्रीज़ का देखेंगे। ओके, तो गाइस देखें, अगर मैं बात करूं इंडिया की, या इंडिया के लिए हम लोग ऑलवेज टू वर्ड का यूज़ करते हैं। क्या कहता है, नेम्स ऑफ द लैंड, है ना। तो नेम्स ऑफ द लैंड में ये कहता है ना कि अगर हम लोग देखेंगे इंडिया के बारे में तो क्या दिखेगा, टू वर्ड्स ऑफ वी ऑफन यूज़ फॉर आवर कंट्रीज़ आर इंडिया एंड भारत, है ना। इंडिया और भारत हम लोग अपने देश के लिए हमेशा यूज़ करते हैं। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। संस्कृत वर्ड है एक सिंधु, जिसका मतलब होता है इंडस। वो नदी है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, वहाँ लोग रहा करते थे।
है ना। तो उसकी वजह से इंडिया का नाम पड़ा इंडस नदी की वजह से। ओके, तो अगर हम लोग इसमें और देखेंगे, फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस, आप अपना मैप ले लें, मैप में आप ईरान को और ग्रीस को फाइंड आउट करें। द ईरानियन एंड द ग्रीक हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2005 years ago वेयर फैमिलियर विद द इंडस। तो आज से 2500 साल पहले ईरान से लोग आए जिनको ईरानियन कहते हैं, है ना। फिर ग्रीक से भी लोग आए जिनको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीक कहते हैं। तो वो लोग यहाँ 2500 साल पहले आए, वो लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करते थे, वहाँ के फैमिलीज हुआ करते थे। ओके, तो उन लोगों की वजह से वो लोग क्या कहते थे, है ना, फैमिलियर विद द इंडस, कॉल्ड इट हिंदूज और द इंडोस, है ना, वो लोग हिंदोस या इंडोस कहते थे। एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। ये नदी है जो इंडस नदी है, उसके पास, है ना, ईस्ट की डायरेक्शन में जो एक ज़मीन है, लैंड है, उसका नाम इंडिया रखा, ठीक है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन की वजह से, इंडस नदी की वजह से इसका नाम इंडिया पड़ा। और उसका दूसरा नाम जो है भारत, भारता वाज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु लिव्ड इन द नॉर्थ, है ना, हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, हु आर मेंशन इन द ऋग्वेद। ये ऋग्वेद के अंदर में मेंशन किया गया है कि बहुत सारे लोग रहा करते थे नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में, जिसे हम भारत कहते हैं, है ना। और ये कहता है क्या कि द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत दैट इज द डेटेड अबाउट 3500 years ago, लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, है ना। बाद में, आज से नहीं, ये 3500 साल पहले ये चीज़ें संस्कृत में कंपोज कर दी गई थी ऋग्वेद के अंदर में, है ना। कि ये जो भारत है, ये मतलब ग्रुप ऑफ पीपुल है, बहुत तरह के लोग यहाँ रहते हैं, है ना, जिसकी वजह से इसका नाम भारत पड़ा। ओके, तो अगर हम बात करें आगे इसकी, ठीक है, तो इसके अंदर में और हम लोग देखने वाले हैं क्या कि फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब हम लोग पास्ट के बारे में पढ़ते हैं तो क्या फाइंड आउट करते हैं, क्या चीज़ें हैं जो हम लोग ढूंढते रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं, क्या है, देख लेते हैं हम लोग। तो कहता है देयर आर सेवरल several ways of finding out about the past. Okay, about the past. One is to search for read books that were written long ago, है ना। तो हम लोग इसलिए भी सर्च करते हैं कि कौन सी चीज़, कौन सी इन्फॉर्मेशन पहले की हमें मिल जाए, कहाँ से मिल जाए। देयर आर कॉल्ड द मैन्युस्क्रिप्ट, जो चीज़ें बहुत पहले लिखी गई और जो हाथ से लिखी गई ना, उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। कैसे कहते हैं, अभी मैनुअल और ऑटोमेटिक बोले तो मशीन से, वो मतलब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, और मैनुअल बोले तो खुद से करने का, है ना। तो वो चीज़ें हम लोग फाइंड आउट करते हैं जो हाथ की लिखी हुई चीज़ें हैं, एज ए प्रूफ, है ना। हम लोगों को वो सारी चीज़ें पास्ट से इंफॉर्मेशन मिलती है ना। बिकॉज दे वेयर रिटन बाई हैंड, दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड, है ना। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है ना, वहाँ से हम लोगों को जो भी चीज़ें मिली, लैटिन वर्ड मनु होता है जो, उसका मतलब होता है हैंड से। तो लैटिन वर्ड से मैन्युस्क्रिप्ट बना है। स्क्रिप्ट मतलब लिखा हुआ कुछ भी, साच, है ना। तो हाथ से लिखा हुआ जो भी चीज़ मिला हमें, वो मैन्युस्क्रिप्ट हो गया। दीज वेयर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, ये पाम की लीफ पे लिखा होता था। एंड ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ए ट्री नोन एज बिर्च, है ना। ये बार्क ऑफ द ट्री, जो छाल होता था ना, पेड़ का जो छाल, छिलका, उसके ऊपर भी लिखते थे, है ना। लिखने के लिए पहले तो कॉपीज़ नहीं थे ना, पेपर्स नहीं थे, तो वो लोग बार्क के पे ही लिख देते थे, जिसको बिर्च कहते हैं। विच ग्रो इन द हिमालय, बिर्च की जो प्लांट है ना, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट है, ठीक है ना। तो ये जो ट्री है ना, स्पेशली कहाँ पर हुआ करता है, ठंडा रीजन में होता है,
जो कि अभी हम लोग अगर चाहें तो हिमालयन रेंज में जाकर देख सकते हैं, वहीं ग्रो करता है ये। ओके, ओवर द ईयर्स मेनी मैन्युस्क्रिप्ट वेयर ईटन अवे बाय इंसेक्ट। तो ये सारी चीज़ें जितनी मैन्युस्क्रिप्ट है वो सारी चीज़ें कब तक रहने वाली है? वो चीज़ों का लाइफ नहीं होता ना, उसमें कीड़े लग जाते हैं, इंसेक्ट उन्हें खा जाता है ना। सम वेयर डिस्ट्रॉयड बट मेनी, है ना, इसमें से बहुत सारी चीज़ें तो क्या हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना हमारे पास वो आज भी सेव है ना, हैव सर्वाइव्ड ऑफन प्रिजर्व इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, है ना। आज भी अगर हम उन चीज़ों को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें टेम्पल में सर्वाइव है, बहुत सारी मोनेस्ट्रीज में है ना, मठ वगैरह में ये सारी चीज़ें पे मिलेगी, है ना। द बुक्स डील्ड विथ ऑल काइंड ऑफ द सब्जेक्ट, रिलीजियस बिलीफ, ये हम लोगों को जो बुक मिलेगी ना वो सारी चीज़ें रिलीजियस बिलीफ के बेसिस पे भी मिलेगी, प्रैक्टिसेस के बेसिस पे भी मिलेगी, और द लाइफ्स ऑफ द किंग के बारे में भी मिलेगी, कौन सा राजा कैसे रहता था, उसे क्या पसंद था, वो रूलिंग कैसे करता था, वो सारी चीज़ें। मेडिसिन पे भी बुक मिलेगी, साइंस पे भी बुक मिलेगी। बिसाइड्स देयर वेयर एपिक पोएम्स, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें और भी मिलने वाली है वहाँ पे। आप देखेंगे एपिक पोएम्स मिलेगा, ठीक है ना, प्लेज मिलेगा। मैनी ऑफ दिस वेयर रिटन इन संस्कृत, अदर वेयर इन प्राकृत लैंग्वेज। ओके, बहुत सारी चीज़ें तो ज़्यादातर चीज़ें उस टाइम पे संस्कृत में लिखी जाती थी, लेकिन उसके अलावे भी प्राकृत लैंग्वेज में मिलता है। अब यहाँ सवाल आएगा व्हाट इज़ प्राकृत लैंग्वेज, है ना। तो प्राकृत लैंग्वेज जो हम लोग ऑर्डिनरी लैंग्वेज लोगों के थ्रू यूज़ होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत लैंग्वेज कहते हैं। और बहुत सारी बुक्स मिलेगी वो तमिल लैंग्वेज में होगा। ओके, वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, हम लोग इंस्क्रिप्शन भी स्टडी कर सकते हैं। इंस्क्रिप्शन बोले तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, इसको हम लोग इंस्क्रिप्शन कहेंगे। पत्थर के अंदर में जो है ना वो हाथों से जो लिखाई की जाती है गड्ढा करके, उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ओके, तो ये इंस्क्रिप्शन को हिंदी में अभिलेख कहते हैं। ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रिसोर्सेज हमारे पास्ट का, है ना। देयर आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसेज सच एज स्टोन और मेटल, ये या तो स्टोन पे लिखा जाता था या मेटल पे लिखा जाता था। ये बहुत हार्ड होता था, इजीली इरेज नहीं होता था। लेकिन वो चीज़ें जो थी हमने अभी आपको बताया, बार्क पे लिख देना या किसी लीफ पे लिख देना, पाम लीफ पे लिखना, ये सारी चीज़ें तो एक टाइम पे स्पॉइल हो जाती थी। लेकिन जिसका ज़माना होता था, राजा जो भी होता था, अपने ज़माने में वो ऐसी चीज़ें करवाता था कि स्टोन पे या मेटल पे वो लिखवा देता था जो भी चीज़ें उसको लिखवानी होती थी, क्योंकि वो जानता है ना ये हज़ारों हज़ार साल के बाद भी इसको कुछ होने वाला नहीं है, ये डिस्ट्रॉय होने वाला नहीं है ना। इसलिए वो उसको लिखवा दिया करता था, जिससे उसको बेनिफिट ये होता था कि उसकी जनरेशन बीत जाने के बाद भी, उसका दौर ख़त्म हो जाने के बाद भी लोग उसे याद करते थे। जो भी लोग घूमने जाएंगे ये सारी चीज़ें जो है ना आप देखेंगे, इंस्क्रिप्शन म्यूज़ियम वगैरह में देखेंगे और उसमें लिखी चीज़ों को भी आप देखेंगे, है ना। तो सम टाइम किंग गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब सो दैट द पीपल कुड सी, ये खासकर क्या करते थे, राजा का ज़माना हुआ करता था, राजा खुद से लिखवाया करता था खासकर, ताकि लोग इसे रीड कर सकें एंड ओबे देम, और उनका जो है ज़माना समझ सकें, उन्हें मान सकें। दे आर द अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, और भी चीज़ें वहाँ पे इंस्क्रिप्शन पे होती थी, रूलिंग्स के बारे में ही सिर्फ नहीं हुआ करती थी, और भी चीज़ें होती थी। वेयर मेन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस, जी राजा और रानी को मिलाकर जितने भी मर्द औरत हुआ करते थे, रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, वो लोग रिकॉर्ड करते थे उन लोगों का जो भी जनरेशन था। जैसे ताजमहल बनवाया, किसकी याद में बनाया, मुमताज़ महल की याद में बनवाया, तो उसके पीछे क्या है रीज़न वो मेंशन करवा देते थे, है ना, ताकि आने वाला जनरेशन जब भी इसको देखे तो उसके पीछे का रीज़न पढ़ सके और फीलिंग्स को जान सके, है ना। फॉर एग्जांपल किंग ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, जी ये विक्ट्रीज ऑफ बैटल की बात कर रहे हैं हम लोग। राजा जब भी कोई भी जंग जीत कर आता था वो सबसे पहले ऑर्डर देता था कि इसको इनस्क्राइब किया जाए, है ना, और वो चीज़ें हमेशा हमेशा लोगों को याद रहने वाली है, इसीलिए वो अपने शान में लिखवाया करते थे। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन द हार्ड सरफेस, अब आप बताएं हमें
ये अगर हार्ड सरफेस पे लिखवा दिया जाए किसी चीज़ को तो उसका क्या एडवांटेजेस हो सकता है, एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज। अगर एडवांटेजेस है, किसी चीज़ का फ़ायदा है, तो ऐसा नहीं है कि वो बिना मेहनत का फ़ायदा आपको मिलेगा। तो इसके पीछे, इंस्क्रिप्शन के पीछे हार्ड सरफेस पे अगर किसी चीज़ से लिखवाना है तो वो काफ़ी मुश्किल भी होता था। तो वो कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था लिखने वालों को, है ना। राजा का तो काम है ऑर्डर दे देना, लेकिन लिखने वालों का तो हालत ख़राब हो जाता है ना, वो कैसे लिखना है, क्या लिखना है। तो राजा तो बोलकर चले गए, बाकी चीज़ें लिखनी है उन लोगों को, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो वो सारी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। There were many other things that were made and used in the past. Those who study this object are called the archaeologists. अब पास्ट की चीज़ें, है ना, बहुत पुरानी पुरानी चीज़ों को ज़मीन के अंदर से निकालना, उसकी स्टडी करना, वो चीज़ें कैसी है ना, किसके जनरेशन की है, कितनी पुरानी है ना। तो इन सारी चीज़ों की जो स्टडी करते हैं ना, उसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स बिल्डिंग ऑफ द मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। कौन सी घर पत्थर की बनी है, कौन सी घर ईंट की बनी है, उसकी पेंटिंग कैसी होती है, उसकी स्कल्पचर कैसी है, ये सारी बनावट को देख करके, उसकी पेंटिंग को देखकर उसकी जनरेशन का पता लगाते हैं, कब का है ये और ये किस राजा के जनरेशन का है। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट, है ना। एक्सकवेशन मीन्स होता है डिग आउट करके किसी चीज़ को सरफेस के बाहर लाना, अर्थ से बाहर निकालना। टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड अदर, एंड ये जो है ना, क्या करते थे ये लोग, ये डिग आउट करके बहुत सारी चीज़ें निकालते थे, जैसे टूल्स का मिलना, है ना, ये टूल्स भी निकाला करते थे। टूल्स के बाद वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, ये सारी चीज़ें ज़मीन के अंदर से निकालते थे खुदाई करके, ठीक है ना, डिग आउट करके, जिसको एक्सकवेशन कहते हैं। सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट में बी मेड ऑफ स्टोन। बहुत सारी चीज़ें पत्थर की बनी होती थी, तो बहुत सारी चीज़ें बोन्स की, हड्डियों की बनी हुआ करती थी। बहुत सारी बेक क्ले की, है ना, बेक क्ले मतलब वो मिट्टी को जब आग में पका देते हैं वो, बहुत सारी चीज़ें मेटल की हुआ करती थी। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिसेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये अब कहता है ना कि वैसी चीज़ें, जो चीज़ें मेटल की बनी हो या किसी हार्ड मटेरियल का बना हो, वो चीज़ें जो है ना इजीली ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं थी, वो लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव हुआ करती थी। तो देखें यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं। एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट अबाउट 2250 ईयर्स अगो। ये जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ठीक है ना, तो ये पोर्शन आप देख सकते हैं आज की नहीं, ये 2250 साल पहले की है, ठीक है ना। एंड वाज फाउंड इन द कंधार। कंधार एक जगह है जहाँ पर आज के दौर में उस कंधार को हम लोग अफ़गानिस्तान कहते हैं, है ना। आपसे कोई सवाल कर सकता है, वेयर इज़ कंधार लोकेटेड इन नाउअडेज, तो आज के ज़माने में ये अफ़गानिस्तान में है। कंधार से ये चीज़ें मिली थी 2250 साल पहले। इट वाज रिटेन ऑन द ऑर्डर ऑफ ए रूलर नेम्ड अशोक। अशोक राजा, बहुत बड़ा राजा, है ना, अशोका द ग्रेट कहते हैं हम लोग, अशोक सम्राट, है ना। तो ये राजा बहुत बड़ा था, उसके नाम पे ये चीज़ें लिखवाई गई थी। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8। चैप्टर 8 में जब हम लोग हिस्ट्री के चलेंगे इसी क्लास में, तो हम लोग अशोक राजा के बारे में भी पढ़ेंगे। When we write anything we use a script। हम लोग जब भी कोई चीज़ लिखते हैं उसकी एक स्क्रिप्ट होती है। स्क्रिप्ट क्या होता है? स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर और साइन। स्क्रिप्ट के अंदर में बहुत सारे लेटर्स होते हैं और कुछ साइंस होते हैं, है ना। When we read what is written और speak we use a language, है ना। हम लोग जिस चीज़ को जो है बोलते हैं या लिखते हैं वो क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन जो करते हैं उसको हम लोग लैंग्वेज कहते हैं। दिस इंस्क्रिप्शन वाज रिटन इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। ये दूसरे लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। एक था तो ग्रीक जो टॉप में है इसके, ये जो ऊपर का पोर्शन इतना देख रहे हैं हम लोग, ये टॉप का पोर्शन वो ग्रीक में लिखा हुआ है, ठीक है ना। एंड द अरामाइक, है ना। एक और जो लिखा हुआ है वो मैं बता दूं आपको यहाँ पर, ठीक है,
वो दूसरी जो लिखी हुई है ग्रीक के बाद अरामाइक है ना, जो नीचे की चीज़ें हैं, ये जो पोर्शन है ना यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, ये अरामाइक लैंग्वेज है विच वी आर यूज्ड इन दिस एरिया। तो इस एरिया में जो है ना यूज़ हुआ करता था। दैट मीन्स द कंधार की एरिया में वो चीज़ें उस वक्त यूज़ हुआ करती थी। ठीक है, अशोक का ज़माना था वो। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये पिक्चर्स में बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। क्या है, पॉटरीज है, जो मिट्टी के बर्तन जिसको हम लोग घड़ा कहते हैं, ये भी कुछ चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, है ना। ये सारी पास्ट की चीज़ें हैं, इनसे उसका जनरेशन पता लगाया जाता था, है ना। तो लेफ्ट में क्या कहता है कि पॉट from an old city. Pots like this were used about 4007 years ago. ये आज का मटका नहीं है, ये घड़ा जो है ना आज का नहीं, 4700 साल पहले का है। An old silver coin such as the coin where is used in about 2005 years ago. ये जो है कॉइन है जो राइट में है ना, ये चीज़ें कॉइन्स है ना, जो आज से 2500 साल पहले यूज होती थी। In what ways this is coin different from the one another we use today. ये भी एक तरीके का कॉइन है, ठीक है, लेकिन सबका जनरेशन अलग अलग है, तो इसीलिए उसमें डिफरेंसेस भी आएगा। आज के जनरेशन में बताएं ये क्या है, आज के जनरेशन में तो ऐसा कॉइन होता नहीं है ना। तो अभी इसमें हम लोग और क्या देख सकते हैं, ये आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो लुक बोन्स ऑफ एनिमल्स, है ना, एनिमल्स, बर्ड्स, फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। उनकी एनिमल्स की जो है ना, बर्ड्स की या फिश की जो भी चीज़ें हैं, उनकी बोन्स से वो लोग पता लगा सकते हैं कि पास्ट में लोग क्या खाते थे, है ना। प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली। बहुत ज़्यादा दिन तक पेड़ों का जीवित रहना वो बहुत ही मुश्किल है। इफ़ वी सीड ऑफ ग्रेन और पीस ऑफ वुड हैव बीन बर्नड, अगर हम लोग कोई पौधा लगाएं, कोई ग्रेन लगाएं, तो ये ज़्यादा दिन तक रहने वाला नहीं, सूख कर जल जाता है ना। दे सर्वाइव इन ए चैड फॉर्म, और वो लोग बहुत मुश्किल से जीवित रहते हैं, है ना। ये ज़्यादा टाइम तक जीवित रहना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। डू यू थिंक क्लॉथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट। आपसे एक सवाल और कर रहा है, ये कहता है क्या आपको ऐसा लगता है ये जो कपड़े होते हैं क्लॉथ्स, है ना, उनको भी फाइंड आउट करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट जाते हैं क्या, उसके पीछे ये लोग अपना टाइम वेस्ट करते होंगे, है ना। एक सवाल आपसे है ये। तो कहता है हिस्टोरियन दैट इज स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट, जो पास्ट की स्टडी करता है ना, ऑफन यूज द वर्ड सोर्सेज टू रेफर द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट। वो लोग मैन्युस्क्रिप्ट का यूज़ करके वो लोग इंफॉर्मेशन निकालते हैं कहाँ पर कौन सी चीज़ें होगी। ऐसा ही नहीं मतलब कहीं भी गए बस गड्ढा करना शुरू कर दिया, दीवारें गिरानी शुरू कर दी, नहीं, वो लोग पहले स्टडी करते हैं, उनके पास एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें होंगी, तब वो आगे जाकर वो एक्शन लेते हैं। ओके, इंस्क्रिप्शन है ना, मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजिस्ट, है ना, वन सोर्सेज आर राउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर एज वी रिकन्स्ट्रक्टेड बिट बाई बिट, है ना। ये अगर हम लोग सारी रिसोर्सेज लेकर फाउंड करने चले, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत वो एडवेंचरस होता है। नीचे ज़मीन के अंदर से कुछ चीज़ों का निकालना, अनोखी अनोखी चीज़ों को देखना, ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होती है ना। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव, वो एक पुलिस की तरह, एक जासूस की तरह उसको देखते हैं, हर चीज़ की खुदाई करते हैं, उस पर स्टडी करते हैं, है ना। हु यूज़ ऑल दीज सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट। अब ये लोगों को क्लूज़ कहाँ से मिलता है, कहाँ पर इन्हें खुदाई करनी चाहिए, कहाँ से किसी चीज़ को निकालना चाहिए, तो ये इनके लिए जो है ना क्लूज़ होता है। ये सारी पास्ट की चीज़ें उनके लिए क्लूज़ होती है, तो वो लोग इसके बेसिस पे आगे काम करते हैं। ओके, सो गाइस आगे हम लोग देख सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसी एक वीडियो में इस चैप्टर को फिनिश कर सकते हैं। ओके, सो लास्ट तक एंड तक देखते रहे वीडियो को। वन पास्ट और मेनी, बात अगर मैं करूं पास्ट की, तो ये पास्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है या बहुत सारा पास्ट होता है ना। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, इस बुक की अगर टाइटल की बात करें तो आपने देखा
इस बुक की टाइटल जो है ना वो है आवर पास्ट, है ना। तो इस आवर पास्ट में क्या आपने देखा, वी हैव यूज द वर्ड पास्ट, है ना। पास्ट सिर्फ होता तो हम लोग पास्ट की बीती हुई चीज़ों को हम लोग एक कह रहे हैं, बस एक चीज़ों की, लेकिन पास्ट है, प्लूरल फॉर्म है। ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। ये अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग ग्रुप के लिए अलग है पास्ट, है ना। सबका पास्ट तो अलग होता है ना, मेरा पास्ट अलग होगा, आपका पास्ट अलग होगा, आपकी लाइफ में कुछ अलग चीज़ें हुई होंगी, मेरी लाइफ में अलग चीज़ें हुई होंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल द लाइफ्स ऑफ हर्डर और फार्मर वेयर डिफरेंट फ्रॉम द दोज ऑफ किंग एंड क्वींस। अगर हम लोग बात करें इसकी, एक हर्डर की और एक किंग की, ठीक है ना, तो ये दोनों में क्या फ़र्क होगा। एक लाइफ जो किंग स्पेंड कर रहा है वो चीज़ें तो हर्डर की नहीं होगी, और अगर बात करें हर्डर और फार्मर की तो उसकी लाइफ जो है, हर्डर की लाइफ अलग होगी, फार्मर की लाइफ अलग होगी। हर्डर अपने जानवरों को लेकर इधर उधर घूमेगा, चरवाहा बनेगा, वो चराएगा उसको, और किसान एक ज़मीन पे अपने एक लैंड फॉर्म पे वो फार्मिंग करेगा, है ना। तो सारी चीज़ें, एक हर्डर की, एक फार्मर की और एक किंग की, क्वींस की लाइफ सबकी अलग होती है। लाइफ्स ऑफ मर्चेंट वेयर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द क्राफ्ट पर्सन, है ना। जो अगर कोई एक जगह पे कुछ क्राफ्टिंग कर रहा है, वो कोई पॉटरी बना रहा है, कोई कुछ और क्राफ्टिंग कर रहा है, उनकी लाइफ एक मर्चेंट की लाइफ से अलग होगी, है ना। तो इस तरीके से हर किसी की लाइफ अलग होती है। तो अभी इसी तरीके से हम लोग आगे और भी चीज़ें देखेंगे कि ऑल्सो एज इट ट्रू इवन टूडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस कस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स। अलग अलग अगर पार्ट्स में जाएंगे कंट्रीज़ के, तो अलग अलग जो है ना लोगों का ट्रेडिशन होता है, उनकी अलग अलग कस्टम्स होती है, वो अलग अलग चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं। नॉर्थ इंडिया में बात करें, यहाँ के ड्रेसिंग सेंस साउथ इंडिया के ड्रेसिंग सेंस से डिफरेंट होता है। अगर नॉर्थ इंडिया की अगर हम लोग फूड की बात करें तो इनकी जो फूडिंग सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है साउथ वालों से। अगर ईस्टर्न की बात कर लें, उनके ड्रेसअप सेंस अलग होंगे। मतलब ओवरऑल सारी जगह की जो है ना चीज़ें डिफरेंट होती है, ठीक है। तो अब हम लोग चले अगर आगे देखेंगे तो देखेंगे क्या कि ये हम लोग आज जो देखते हैं हमारे जनरेशन में क्या है कि ये चीज़ें जो हमारे आसपास में हैं टुडे, most people living in the Andaman Island get their own food by fishing, hunting and collecting forest produces। अभी अंडमान और निकोबार की आइलैंड की बात करें, वहाँ के लोग आज भी फिशिंग पे डिपेंडेंट हैं, हंटिंग करते हैं, कलेक्टिंग करते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करते हैं, है ना। बाय कॉन्ट्रास्ट most people living in the cities depend on the other for supplies of food। बात हम लोग अगर उनकी कर लें, वो लोग हंटिंग कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, वो लोग कलेक्टिंग कर रहे हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस को। लेकिन इसी जगह पे अगर सिटीज़ में रहने वालों की बात करें, सिटीज़ में रहने वालों की बात करें तो क्या है उनका, वो लोग सारी चीज़ों की सप्लाई पे डिपेंड करते हैं। मार्केट से जो भी सप्लाईज हो रहे हैं ना उन पे डिपेंड करता है। अगर मार्केट में किसी चीज़ की सप्लाई बंद हो जाए तो इनकी पूरी तरीके से वाट लग जाएगी, है ना। इन लोगों के खाने का, पीने का, रहने सहने का, सारी चीज़ों का मसला शुरू हो जाएगा। डिफरेंसेस सच एज दिस एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। आज जो हमारे बीच डिफरेंस है, अंडमान के लोगों में डिफरेंस, हमारे यहाँ पे बड़े बड़े दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहर में रहने वाले सिटीज़ के लोग, इन दोनों का लाइफ जैसे डिफ़र है ना, वैसे ही पास्ट में भी लोगों की लाइफ डिफ़र हुआ करती थी। बिसाइड दिस देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंसेस। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट द किंग्स एंड द बैटल दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज। अभी हमारे पास किसी भी किंग की बैटल की रिकॉर्ड देखेंगे, वो सारी बुक्स में मिलेगी, इंस्क्रिप्शंस में मिलेगी, सारी चीज़ें, क्योंकि उन्होंने अपनी विक्ट्री को यादगार बना दिया है, उसको एक मेमोरी के फॉर्म में स्टोर करके रख दिया है ना। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, फिशिंग फॉग, गैदरर, फार्मर और हर्डर डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड। बेचारे गरीब किसान, मजदूर, मछुआरे, है ना, ये लोग
गैदरर लोगों ने, मतलब जो भी गरीब हैं उन लोगों की क्या औकात, भाई खाने की औकात नहीं उनकी, वो आर्कियोलॉजिस्ट को कहाँ बुलाएंगे, वो इंस्क्रिप्शन क्या करवाएंगे, वो बुक क्या लिखवाएंगे, वो हिस्ट्री क्या लिखवाएंगे, है ना। उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है, यही काफ़ी होता है। लेकिन जो राजा है उसके लिए क्या है, अपनी शान शौकत में अपनी मर्ज़ी से अच्छी चीज़ों को लिखवाएगा। जो उसने लाइफ में बुरी चीज़ें की उसको कोई लिखाएगा, कभी नहीं लिखवाएगा ना। तो वो सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ों को ही लिखवाया करते थे। वाइल आर्कियोलॉजिस्ट हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइव्स, देयर इज़ मच दैट रिमेन्स अननोन। ऐसी हज़ारों लाखों बातें होंगी जो हमारे तक पहुंच ही नहीं पाई कभी। बहुत सारी चीज़ों को हमने अपने रिसोर्सेज से पकड़ा, अपनी नॉलेज से, विजडम से पकड़ा, है ना। बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हमें अपनी विजडम से हुई, बहुत सारी चीज़ों की आर्कियोलॉजी से हुई। अब अगर हम लोग आर्कियोलॉजी नहीं करते, है ना, वो पास्ट की जो भी रिकॉर्ड है उसे निकाली नहीं जाती, है ना, तो हमारे पास जो है आज जो भी इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम तक कभी पहुंची ही ना होती, हमें इन सब का नॉलेज ही कभी नहीं हुआ होता, है ना। तो अभी हम लोग और भी आगे देखने वाले हैं, लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, बस थोड़ा सा और। ओके, तो देखते हैं व्हाट डू डेट मीन्स, है ना। डेट्स का मतलब क्या होता है। अभी तो जनरेशन है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड मिला गर्लफ्रेंड से, इसको डेट्स कहते हैं। नो, दिस इज़ हिस्ट्री मैन। इसमें आपको डेट्स कौन सी तारीख को याद रखने की, है ना। अब डेट हमें याद कौन सी रखनी है। अब मैं कब पैदा हुआ ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं कब पैदा हुआ ये पूरी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना। तो ये चीज़ें हम याद रखेंगे, ये चीज़ें मेरी पर्सनल इंडिविजुअली है, तो हम ये मुझे याद रखनी है, आपको नहीं। हाँ, अब यही चीज़ें अगर कोई एक बहुत ग्रेट पर्सन करता है, जैसे हम बात कर लें न्यूटन की, हम बात कर ले APJ अब्दुल कलाम की, इस तरीके के नॉर्मल इंसान जो पैदा हुए, जिनकी तारीख किसी को याद नहीं थी, कब पैदा हुए कब मरे, इनका कोई लेना देना लोगों से नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसे काम किए, लोगों को मजबूरन वो चीज़ें याद रखनी होती है। कोई लोग शौक़ से करते हैं, APJ अब्दुल कलाम का मैं फ़ैन हूँ, है ना, तो मुझे उनका सारा चीज़ याद रखना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों को डेट कौन सी याद रखनी, कौन सी नहीं, कौन सी डेट हिस्ट्री की पार्ट बनेगी, कौन सी नहीं बनेगी, वो चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। इफ़ समबडी आस्क यू द डेट यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ, ईयर, है ना। आपसे कोई भी अगर पूछता है डेट के बारे में तो आप उसको क्या बताते हैं, सिर्फ तारीख नहीं बताते हैं, अगस्त की 20 नहीं बताते हैं, आप उसको, ये फॉर्मेट ही होता है। डेट का फॉर्मेट क्या होता है ये हम लोग देखेंगे, तो इसकी सॉरी एक सेकंड, अगर डेट की फॉर्मेट हम लोग देखेंगे तो DD, है ना, ऑब्लिक MM, ये मंथ होता है 2 डिजिट में, और उसके बाद ईयर होता है ना, ये 4 डिजिट में होता है, क्योंकि ईयर को हम लोग 4 डिजिट में एक्सप्रेस करते हैं, मंथ को फिर डेट को। ये स्टैंडर्डाइज फॉर्म है। ओके, तो आपने क्या कहा कि आपने डे भी बताया, मंथ भी बताया, ईयर भी बताया, 2000 एंड समथिंग, आपने 2000 समथिंग कुछ भी डेट जो था आपने बताया। दिस ईयर आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट। ये चीज़ें जो है कहाँ से शुरू हुई, मतलब अभी की जनरेशन जो भी है वो 2 हिस्से में बटी है ना। एक चीज़ें वो जो बहुत पहले जीसस क्राइस्ट के पहले जो भी चीज़ें हुआ करती थी उसके आगे हम लोग BC लगा देते हैं, है ना, BC 2500, ये तो जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले की चीज़ें। और AD अगर हम लगा देते हैं AD 2010, है ना, तो ये अभी के जनरेशन की बात हम लोग कर रहे। तो ये जो BC है ना, ये जो BC है और ये AD है, ये BC से होता है बिफोर क्राइस्ट, ये AD होता है कौन सा, एनो डोमिनी होता है, यानी कि ये जनरेशन अभी मॉडर्न जनरेशन से लिंक है, और BC जो है ना वो हमारे अर्लियर जनरेशन से लिंक है ना। तो इसमें ये चीज़ें कहता है ना कि द फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियनिटी वो कौन थे, जीसस क्राइस्ट थे,
सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द जीसस क्रिस्ट। 2000 अगर सिर्फ कोई कह देता तो इसका मतलब वो हुआ कि जीसस क्रिस्ट के पैदा होने के 2000 साल की बात है। ऑल डेट बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स। वो बाकी की सारी गिनती जो भी जीसस क्राइस्ट से पहले की है ना गिनती, वो बीसी में आती है, ठीक है ना, और इसको हम लोग बैकवर्ड जाते हैं। ओके, बिफोर क्रिस्ट एडेड ऑन दिस। इन दिस बुक वी विल रेफर टू द डेट गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट। अभी से लेकर के पूरे बैक तक हम लोग जाकर इस चैप्टर में, इस बुक में पढ़ेंगे। यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। हम लोग इसकी स्टार्टिंग पॉइंट 2000 ही करेंगे, है ना। 2000 दैट मीन्स हम लोग 2000 BC की बात करेंगे। 2000 BC से फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और अभी की जनरेशन तक पहुंचेंगे, है ना। हिस्ट्री की तो आपको पता ही होगी, हिस्ट्री की 2 पार्ट नहीं 3 पार्ट है। ओके, वो कौन सी है? पहली पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरी पार्ट है मिडिएवल हिस्ट्री और तीसरी पार्ट है हम लोगों की कौन सी? वो मॉडर्न जनरेशन की। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं उसको बता दूं ज़रा। बहुत जगह पे आपको देखने के लिए क्या मिलेगा? आपको बहुत जगह पे देखने के लिए मिलेगा ये BC, ठीक है ना। कोई पूछ देगा आपसे BC का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। अगर कोई लिख देता है BC 2000, है ना, ये BC 2000 किसी ने लिख दिया तो इसका मतलब कि ये अभी के जनरेशन की बात नहीं हो रही है, वो अर्लियर जनरेशन की बात हो रही है, एंशिएंट जनरेशन की बात हो रही है। AD का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका मतलब होता है एनो डोमिनी, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। ओके, दैट इज़ द क्रिस्ट, है ना। जीसस क्रिस्ट जब पैदा हुए तब किस साल। सो 2005 can also be written as AD 2005. Sometimes C is used instead of AD. बहुत बार आप देखेंगे तो CE यूज होता है AD की जगह पर, एंड BCE इंस्टेड ऑफ BC के जगह पे BCE भी होता है। एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CE एंड BCE? CE स्टैंड फॉर कॉमन इरा and BC stand for before common era. We use these terms because the Christian era is now used in the most countries of the world. अभी बहुत सारी मतलब लगभग सारी दुनिया में BC चलता है ना, यानी कि ये जो है ना क्रिश्चियन का इरा चल रहा है। बहुत सारी पूरी दुनिया में ज़्यादातर क्या है ना कि क्रिश्चियन का इरा है, क्रिश्चियनिटी सबसे ज़्यादा है दुनिया में, इसीलिए। इन इंडिया वी बिगन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स अगो। हम लोग बात करेंगे किसमें? इंडिया के अंदर की बात हम लोग करने वाले हैं। दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स अगो, 200 साल पहले की बात करेंगे हम लोग। एंड समटाइम द लेटर BP मीन्स बिफोर प्रेजेंट, है ना। अभी का जो ज़माना है उससे पहले, उसको कभी कभी BP भी कहते हैं। दैट इज़ द एडिशनल एडवांस लेवल क्वेश्चन यू कैन फाइंड आउट। और ये सारी डेट्स आप लोग लिख सकते हैं। और कुछ चीज़ें और है यहाँ पर जो लेटर्स के लिए जो यूज़ होता था वो मैं आपको बता दूं कि ये देखें, वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शन आर रिटन ऑन द हार्ड सरफेस, मैनी ऑफ दिस वे आर रिटन सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स अगो। आज की बात नहीं है ना, ये कई 100 साल पहले की बात है। ऑल इंस्क्रिप्शन कंटेन बोथ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। इसके अंदर स्क्रिप्ट और लैंग्वेज दोनों होता है। लैंग्वेज विच वेयर यूज्ड, जो उस ज़माने में यूज़ करते थे कम्युनिकेशन के लिए, वो उनका लैंग्वेज हुआ करता था। एज वेल एज स्क्रिप्ट हैव चेंज ओवर टाइम। स्क्रिप्ट तो अब ज़माना के साथ साथ बदल गया। सो हाउ डू स्कॉलर अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन? वो कैसे समझते थे? दिस कैन बी डन थ्रू द प्रोसेस नोन एज द डिसिफरमेंट, है ना। डिसिफरमेंट के थ्रू वो लोग करते थे, वो लोग किसी भी चीज़ को समझने के लिए। ये देखे, ये जो है ना लेटर P के लिए यूज़ होता था, ऐसा सिंबल किसके लिए? T के लिए यूज़ होता था। O के लिए ऐसा होता था, L के लिए ऐसा, L फॉर लायन, है ना। M इसके लिए, I इसके लिए। ये देखें, ये सारी चीज़ें है ना, ये सारी चीज़ें इस तरीके से हमारे पास्ट में हुआ करती थी। तो गाइज़, ये सारी चीज़ें हमने अभी जो बताई आपको, ये आज की नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डिसिफरमेंट कम्स फ्रॉम द इजिप्ट। इसकी जो लेटेस्ट स्टोरी जो आती है ना डिसिफरमेंट की, ये चीज़ें इजिप्ट से आती है। ओके, ए कंट्री इन द नॉर्थ अमेरिका वेयर वेन किंग्स एंड क्वींस अबाउट 5000 ईयर्स अगो।
5000 साल पहले की बात है ये, है ना। रोसिटा इज़ अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के नॉर्थ कोस्ट में एक रोसिटा नाम का एक जगह है। एंड हेयर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वाज फाउंड। यहाँ एक स्टोन मिला जिस पे लिखा हुआ था कुछ, विच कंटेन इंस्क्रिप्शन इन 3 डिफरेंट लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। वो डिफरेंट लैंग्वेज डिफरेंट स्क्रिप्ट का यूज़ किया हुआ था, 3 डिफरेंट था वो। ग्रीक एंड 2 फॉर्म ऑफ इजिप्टियन, 2 ठो इजिप्टियन का डिफरेंट फॉर्म था और एक ग्रीक, 3 लैंग्वेज में लिखा हुआ था। Scholar who could read Greek figured out that the name of the king and queens were enclosed in a little frame called the काटोक, है ना। ये काटोक नाम की जो है ना फ्रेमिंग करके रखी गई थी, जिसको काटोक उसको कहते हैं, राजा और रानी की जो फ्रेमिंग करके छोटी सी चीज़ें रखी गई थी उनकी जो है बारे में बताकर। दे देन प्लेस्ड ग्रीक एंड द इजिप्टियन साइन साइड बाय साइड। और उसके साइड पे क्या हुआ करता था, उस फ्रेम में इजिप्टियन साइन हुआ करता था। एंड आइडेंटिफाइड द साउंड ऑफ विच द इजिप्टियन लेटर्स स्टूड। और इजिप्टियन लेटर में जो भी साउंड यूज़ किया करते थे समझने के लिए, वो साउंड का सिंबल दिया करते थे। एज यू कैन सी ए लायन स्टूड फॉर एल, लायन के लिए एल यूज़ करते थे। एंड ए बर्ड फॉर ए, बर्ड के लिए ए यूज़ करते थे, है ना। और वंस दे ने व्हाट द लेटर स्टूड फॉर, दे कुड रीड द अदर इंस्क्रिप्शन एज वेल। तो इस तरीके से ये कोडेड लैंग्वेज कह सकते हैं आप इसको। और इसके स्टडी जो करते हैं वो होंगे स्कॉलर्स होंगे, है ना, आर्कियोलॉजिस्ट होंगे, ये पास्ट की स्टडी को पढ़ने वाले होंगे, है ना। तो यहाँ पर से बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। अब ये एक्सरसाइज को आप आराम से कर सकते हैं गाइस। सो ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा हो, अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ओके। और इंशाल्लाह इसी तरीके से हम लोग सारी चीज़ें आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस आप लोग हमें अप्रिशिएट करते रहें, लाइक कमेंट्स एंड शेयर भी करते रहें। अगर हमारे वीडियोज़ पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ओके गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।